दुकान वाला हंसते हुए बताता है, देख लो भाई, आजकल क्या जमाना आ गया है। ये लड़की सबसे जल्दी मौत की नींद सुला देने वाला जहर खरीदने आई है। लगता है किसी को मारना चाहती है। जिस आदमी ने अभी अपना शराब का गिलास खाली किया था, वो हंसते हुए आरोही के पास बढ़ा और बोला, अरे ये तो खुद कमसिन जवानी लिए जहर लगती है। इसे दूसरों को जहर देने की क्या जरूरत है? हमें भी बताओ, जरा किसको जहर देना चाहती हो? आरोही ने पीछे हटते हुए कहा, ये मैं अपने लिए खरीद रही हूँ। आपको इससे क्या? एक मोटा आदमी बोला, अरे लड़की, इतनी जल्दी मरना चाहती हो? मुझे बताओ, तुम किसकी वजह से इतनी जल्दी मरना चाहती हो? कोई ऐसा है जो तुम्हें परेशान कर रहा है? हमें बताओ, कहो तो हम तुम्हारी मदद कर दें। आरोही सख्ती से बोली, क्या मुझे यहाँ पर जहर मिलेगा या फिर मैं दूसरी दुकान पर जाऊं? दुकान वाला गंभीर होकर बोला, 2 मिनट ठहरो, मेरा आदमी तुम्हारे लिए जहर लेकर आ रहा है। पैसे तैयार है ना? आरोही ने गार्डन हिलाते हुए अपने पास से 15,000 बाहर निकाले और उस दुकान वाले को पकड़ा दिए। दुकान वाले का एक चेला जहर की एक बोतल लेकर आया। आरोही ने बोतल को अपने पर्स में रखा और वहां से बाहर निकल गई। आरोही का पीछा करने वाली कार आरोही को उस दुकान से बाहर आता देखकर वहां से चली गई। मोटा आदमी जो शराब पीकर पूरी तरह धुत था, उसने अंधेरे में आरोही का पीछा किया। जैसे ही वो अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाकर आरोही को अपनी बाहों में भरने वाला था, आरोही के हाथ से उसका पर्स गिर गया और वो झुककर पर्स उठाने लगी। तभी मोटे आदमी की कॉलर को किसी ने पीछे से पकड़ लिया और दूसरे हाथ से मोटे आदमी के मुंह को बंद कर दिया गया। आरोही ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके पीछे कोई भी नहीं था। वो तेज कदम रखते हुए ऑटो लेकर घर पहुंचने का इंतजार करने लगा। मोटे आदमी को जिसने पकड़ा था, वो वही आदमी था जो अद्विजय के कहने पर आरोही का पीछा कर रहा था। उसने मोटे आदमी को बुरी तरह घायल कर उसे एक नाली में फेंक दिया और फोन करके बोला, उसने जहर खरीदा है। कॉल पर अदिवजय ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। वहीं आरोही अपने चाचा चाची के घर गई तो उसका स्वागत चाची के तानों से हुआ। आरोही सर झुकाए हुए अपने कमरे में चली गई। आरोही ने पर्स से निकलकर जहर की बोतल को देखा और उसे खोलने की कोशिश करने लगी। तभी अचानक चाची की बाहर से आवाज आई, महारानी, यहाँ आई हो तो थोड़ा काम भी कर लो या मुफ्त की रोटी तोड़ना चाहती हो? आरोही ने बोतल को जल्दी से कबर्ड के अंदर रख कपड़ों में छुपाया और बाहर चली गई। उसने किचन में जाकर सबके लिए खाना बनाया और सबको खिलाने के बाद वो अपने कमरे में आ गई। उसने जहर की थोड़ी सी बूंद गिलास में डाली और उसे देखने लगी। अचानक उसने जहर भरे गिलास को सुख कर देखा तो उसे कोई महक महसूस नहीं हुई। उसने ग्लास को टेबल पर रखा और अपना सर बिस्तर के सिरहाने से टिककर लेट गई। उसने अचानक बिस्तर से उठाते हुए खुद से एक वादा किया, मैं इस तरह जिंदगी से हार नहीं मान सकती। मुझे धानी का इलाज करवाना ही होगा और उसे आदमी को ढूंढना ही होगा जिसने उस रात मेरी आबरू के साथ खिलवाड़ किया था। इसके लिए चाहे मुझे देश के सबसे ताकतवर इंसान से दुश्मनी ही मोल क्यों ना लेनी पड़े। तभी उसके पास किसी का कॉल आया। जब आरोही ने स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नाम को देखा तो उसके चेहरे पर एक सार्कास्टिक मुस्कान छा गई। स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर को आरोही ने डियरेस्ट हस्बैंड के नाम से सेव किया हुआ था। कॉल उठाते ही दूसरी तरफ से एक आदमी की आवाज आई, आरोही, क्या तुम अदिवजय रावत के घर तक पहुंची? आरोही ने हाँ में जवाब दिया। आदमी बोला, गुड जॉब। इस तरह कुछ ही महीनों में तुम वो काम कर दोगी जिसके लिए मैंने तुम्हें अदिवजय रावत से शादी करने के लिए कहा है। ये कहकर राहुल ने कॉल काट दिया। आरोही ने जहर की बोतल को छुपाया और धानी का फोटो सीने से लगाए हुए वो सो गई। सोते हुए उसे नहीं पता था कि आने वाला दिन उसके लिए क्या मुसीबत लाने वाला था। अगली सुबह जब आरोही की नींद खुली तो वो आंखें खोलने से पहले अपने हाथों से टटोलकर धानी की फोटो को तलाशने लगी, मगर उसे फोटो नहीं मिली। तो उसने अपनी आंखें खोली। अंगड़ाई लेते हुए उसने जब अपने हाथों को स्ट्रेच करना चाहा तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि उसके दोनों हाथ बंधे हुए हैं। हैरान होकर उसने अपनी आंखें खोली। वो इस समय एक ऐसे कमरे में थी जहां दीवार पर मकड़ियों के बड़े बड़े जाले थे। कुछ पक्षी खिड़की के ऊपर बने रोशनदान में बैठे थे। आरोही ने देखा कि उसके हाथ हथकड़ियां से बंधे हैं। जब उसने हथकड़ियां को हिलाया तो पक्षी आवाज की वजह से वहां से उड़ गए। आरोही ने पैरों को हिलाया तो उसके पैर भी बेड़ियों में हुए थे।
एक जेल के कैदी की तरह उसे बांधा गया था। मगर उसके साथ ऐसा किसने किया था, इसके बारे में आरोही कोई अंदाजा नहीं लग पा रही थी। तभी उस कमरे का दरवाजा खुला। एक औरत जिसकी कमर हल्की झुकी हुई थी और उसने काफी साधारण कपड़े पहने हुए थे, वो कमरे की हालत देखते हुए अंदर जाकर एक जगह पर खड़ी हो गई। उसके पीछे आरोही ने एक बूढ़ी औरत को आते देखा। उसके कुछ बाल सफेद थे, आंखों पर नजर का चश्मा था और उनकी आंखों के आसपास काफी झुर्रियां थीं। चेहरे पर सख्त भाव लेकर वो औरत आरोही को देख रही थी। आरोही ने पूछा, आप कौन हैं और मुझे यहाँ बांध कर क्यों रखा गया है? नौकरानी ने बूढ़ी औरत के लिए वहां रखी एक कुर्सी को साफ किया और वहां बैठने का इशारा किया। बूढ़ी औरत बैठते हुए बोली, मैं अद्विजय की दादी हूँ और तुम्हारी दादी सास। मैं ये देखना चाहती हूँ कि क्या तुम मेरे पोते के लायक हो भी या नहीं। लेकिन इस सब का मुझे यहाँ कैद करके रखने से क्या मतलब है? क्या मैंने आपके परिवार के किसी सदस्य के साथ कुछ गलत किया है? ये कहते हुए आरोही थोड़ा घबरा रही थी, क्योंकि वो असल में करने तो रावत परिवार के साथ कुछ बुरा ही आई थी। दादी बोली, ऐसा कुछ नहीं है, मगर मेरे बेटे के करीब कोई अनजान लड़की जाए जो कि उसके साथ रहने लायक भी ना हो, उसे मैं अद्विजय के साथ नहीं रहने दे सकती। इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए कुछ परीक्षाएं तय की हैं। अगर तुम उन्हें पास कर लेती हो तभी तुम अद्विजय के साथ एक कमरे में रह सकती हो और तुम्हें इस बीच यहाँ पर कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। ये कहकर अद्विजय की दादी उर्मिला रावत उठी और नौकरानी को आदेश दिया, इसे समझा दो कि इसे क्या करना है और हाँ, इसे आज का खाना भी दे देना। ये कहकर उर्मिला रावत कमरे से बाहर चली गई। नौकरानी ने दरवाजा बंद किया और आरोही को समझाया कि उसे क्या करना है। आरोही नौकरानी की बातें सुनकर हैरान हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रावत परिवार आखिर किस तरह का परिवार है, मगर फिर भी उसके पास कोई चारा नहीं था। इसलिए उसे नौकरानी की बातें मानने के लिए मजबूर होना पड़ा। नौकरानी उसके लिए सिर्फ एक कटोरी वेजिटेबल सूप लेकर आई, जिसमें हद से ज्यादा मिर्च थी। इतनी मिर्च खाने के बाद आरोही की आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसने नौकरानी से पानी मांगा, मगर नौकरानी ने सिर्फ सूप का कटोरी लिया और कमरे से बाहर चली गई। साथ ही उसने दरवाजे को भी बंद कर दिया। आरोही बिस्तर पर लेटी। उसने अपने मुंह को खोलकर ठंडी ठंडी, ताकि मिर्च से जल रहे उसके मुंह को थोड़ी राहत मिले। प्यास और मिर्च के कारण, तड़पने के कारण आरोही की आंखों से आंसू निकलकर बिस्तर की चादर में सिमट गए थे। आरोही अपने आप को जगाए रखते हुए ये सोच रही थी कि आखिर उसे किडनैप कहाँ से किया गया। क्या रावत परिवार के लोग उसके चाचा के घर में घुसकर उसे लेकर आए थे और क्या घर के बाकी सदस्य को रावत परिवार के गुंडों ने परेशान किया होगा? ये सब सोचते सोचते आरोही को सोचते सोचते बीत गए। 2 दिन तक लगातार जागने के बाद तीसरे दिन आरोही थक कर सो गई। वेजिटेबल सूप के बाद नौकरानी उसे कुछ भी खाने को देकर नहीं गई थी, इसलिए भूख को दबाने के लिए आरोही ने सोना ही बेहतर समझा। आरोही अपनी बेटी धानी के साथ एक चिलचिलाती धूप में रेगिस्तान में थी। धूप की वजह से धानी के पैर जल रहे थे और वो रोते हुए आरोही को अपने पास आने का इशारा कर रही थी। आरोही को 2 आदमियों ने पकड़ा हुआ था। जब आरोही को छोड़ा गया तो उसने धानी के पास जाने की कोशिश की। उसके पैर कमजोर हो गए थे। दोनों माँ बेटियों ने कई दिनों से खाना नहीं खाया था। धानी को अपनी गोद में लेकर आरोही उन लोगों से दूर भागने लगी, मगर वो कहाँ तक उन लोगों से दूर भाग पाती, क्योंकि गाड़ियों में दर्जन भर से ज्यादा बॉडीगार्ड्स मौजूद थे। उन्होंने गाड़ियों को स्टार्ट किया और आरोही और धानी के चारों ओर गोल गोल घूमने लगे। गाड़ियों की आवाज से आरोही के कान में दर्द होने लगा। आखिर में वो अपने घुटने टेक कर नीचे बैठ गई और उसने धानी की आंखों को अपनी हथेलियां से ढक दिया। बॉडीगार्ड्स चलकर आरोही के पास आए और एक बॉडीगार्ड ने आरोही के बालों को खींचकर उसके सिर पर बंदूक टिकाकर बोला, तुमने हमारे बॉस को धोखा देने की कोशिश की है। इसके बदले में बॉस ने हमें तुम्हें और तुम्हारी बेटी को खत्म करने का आर्डर दिया है। आरोही ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, कृपया करके मेरी बेटी को छोड़ दो। उसने कुछ नहीं किया है। वो मासूम है। आप मेरी जान ले सकते हैं, लेकिन उन्हें छोड़ दो। बॉडीगार्ड्स को ऑपरेट करने वाला एक आदमी, जिसने एक ब्राउन कोट पहना हुआ था जो कि खून से सना हुआ था, वो आगे आया और उसने बॉडीगार्ड से कहा, इसकी बेटी को जाने दो।
ये सुनकर एक बॉडीगार्ड आरोही के पास आया और उसने धानी को खींच लिया और उसे अपने साथ ले जाने लगा। धानी मुड़कर बार बार आरोही को देख रही थी। उसने बॉडीगार्ड के हाथ को काट लिया ताकि बॉडीगार्ड की पकड़ से छूटकर वो अपनी माँ के पास भाग सके, मगर बॉडीगार्ड ने धानी को एक थप्पड़ मारा और उसे घसीटकर अपने साथ ले जाने लगा। आरोही ने अपनी आंखें बंद कर ली। बॉडीगार्ड ने उसके सिर पर बंदूक रखी हुई है। उसे लगा कि वो उसे शूट करेगा, मगर तभी उसके कान पर रखी बंदूक की नोक हट गई। आरोही ने कंफ्यूज होकर अपनी आंखें खोली तो उसने देखा ब्राउन कोट वाला आदमी उसके सामने खड़ा था। उसने अपने पॉकेट से गन निकालकर बंदूक के निशाने पर धानी को लिया। ये देखकर आरोही की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। उसने चिल्लाते हुए कहा, धानी, अपने आप को बचाओ। धानी, मम्मा तुम्हें बुला रही है, माँ की बात सुनो। अचानक सारे बॉडीगार्ड हंसने लगे। आरोही ने डर से अपने दिल पर हाथ रख लिया। तभी ब्राउन कपड़े पहने हुए उसे आदमी ने धानी के ऊपर शूट कर दिया। ये देखकर आरोही चिल्लाई। चीखते हुए वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। ब्राउन कपड़े पहनने वाला आदमी मुड़ा और उसने आरोही का सामना करते हुए कहा, तुमने बॉस को धोखा देकर उनके विश्वास को तोड़ा है और जिसकी सजा यही है। ये कहते हुए उसे आदमी के चेहरे पर एक शैतानी भरी मुस्कुराहट ने जगह ले ली। धानी का छोटा सा शरीर नीचे गिर गया। रोते रोते आरोही का गला सूख गया और उसके मुंह से अब आवाज भी नहीं निकल रही थी। गहरी गहरी सांस लेते हुए वो धानी को पुकार रही थी। उसने बेहोश होने से पहले अपने मन में कहा, धानी, तुम्हारी माँ एक बहुत बुरी माँ थी। अगले जन्म में भगवान तुम्हें एक अच्छी जिंदगी दे, लेकिन तुम्हारी ये माँ तुम्हारे कातिलों से बदला लेकर रहेगी। ये कहते हुए आरोही ने एक आखिरी बार अपनी पूरी जान लगाकर अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश की। तभी किसी ने आरोही के चेहरे पर बाल्टी भर पानी उंडेल दिया। आरोही ने जब आंखें खोली तो उसने अपने हाथों को हथकड़ियां में बांध पाया और उसके पैर भी हथकड़ियां से बंधे हुए थे और वो इस समय रेगिस्तान में नहीं बल्कि एक बिस्तर पर थी। आसपास देखने से उसे वो सिमिलर छत नजर आई जिसे वो पिछले 2 दिन से देखते आ रही थी। पिछले 2 दिन में जो आरोही के साथ हुआ वो सब आरोही को याद आने लगा। उन्होंने आरोही को बिना खाना दिए 2 दिन तक कमरे में बंद रखा था। उसे कहा गया था कि उसे परीक्षा पास करने के लिए 3 दिन बिना सोए बिताने होंगे और इसलिए उस नौकरानी उसे किसी न किसी तरह टॉर्चर करके जगाए रखा हुआ था। मगर 2 घंटे पहले आरोही की आंख लग गई थी और उसने इतना भयानक सपना देखा जिसकी वजह से उसका चेहरा पसीने से तरबतर था। तभी एक नौकरानी ने उसके ऊपर पानी डाला तो वो उस भयानक सपने से बाहर आई। जब उसे ये एहसास हुआ कि वो सब जो अभी उसने देखा वो सपना था तो उसे राहत मिली। उसे सपने से ज्यादा बुरी सजा कोई नहीं हो सकती थी। दादी ने आरोही से कहा, हालांकि तुम आखिरी समय में सो गई थी मगर फिर भी तुम इस परीक्षा में पास हुई। आज से तुम मेरे पोते के साथ एक कमरे में रह सकती हो। दादी ने फिर नौकरानी की ओर देखा और आर्डर दिया, इसे आज अच्छे से तैयार कर दो। ध्यान रहे कि इसे देखकर अद्विजय इसमें इंटरेस्टेड होना चाहिए। नौकरानी डरते हुए बोली, मगर मैम साहब, नई मालकिन के हाथों पर हथकड़ियां से बने निशान भी हैं। अगर अद्विजय साहब ने गुस्सा किया तो आखिर क्यों आरोही अपने एक्स हस्बैंड के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर रही है? क्यों अद्विजय जैसे एक माफिया बॉस को आरोही से शादी करनी पड़ी? जानने के लिए पढ़िए ये नॉवेल परफेक्ट पॉजिटिव हस्बैंड। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें और वीडियो को पूरा जरूर देखें।